Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed about the insurance companies and the pension funds. In the previous lecture, we discussed that how insurance companies and pension funds are considered as the financial intermediaries, how they play a role from getting the funds from people who have access funds and invest in the some profitable businesses. Basically, all of you are very much aware that insurance companies, the basic functions of insurance companies is to provide security against the losses. अगर अब हम इंश्योरेंस कंपनीज में हमने देखा था कि जो भी आपके नॉर्मली जो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, वो इंश्योरेंस लेते हैं और उसके अगेंस्ट प्रीमियम पे करते हैं। इसी तरह हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखी थी, उसमें हमने बात की थी उससे लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी जो 3 मेन टाइप्स थी। अब मैं डिस्कस करूंगी जो अदर टाइप्स थी, लाइक ऑटो इंश्योरेंस। ऑटो इंश्योरेंस क्या थी? मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी कार के अगेंस्ट इंश्योरेंस जब लेते हैं कि अगर कोई भी लॉस होगा तब। अब उस ऑटो इंश्योरेंस के अंदर फर्दर 3 तरह की इंश्योरेंस है। नंबर 1 इंश्योरेंस इज दैट द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसे आप कहते हैं प्रॉपर्टी कवरेज। उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आपकी कार का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या वो मिसप्लेस हो जाती है, थेफ्ट, इन द केस ऑफ थेफ्ट, तो आपको प्रॉपर्टी कवरेज की जाएगी। यानी अगर आपकी कार इंश्योर्ड थी तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल ऑब्लिगेटेड कि वो आपको कार के लिए पे करे। एक होता है लायबिलिटी कवरेज, ये उस केस में अगर कार में कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और अगर आपकी बिहाफ आपकी मिस्टेक है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपके बिहाफ पे थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी कवरेज। और नंबर 3 है मेडिकल कवरेज। मेडिकल कवरेज किससे कहते हैं कि अगर कोई भी लॉस किसी को कोई इंजरी आई है या कोई मसला हुआ है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनीज फुलफिल करेंगी। अब ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कंट्रीज सिचुएशन। जैसे यूनाइटेड किंगडम में जरूरी नहीं है कि ड्राइवर्स तीनों तरह की इंश्योरेंस लें, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, फर्दर हमने इंश्योरेंस की टाइप्स डिस्कस की थी कि आपका कैजुअलिटी इंश्योरेंस होता है, आपका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है। अगर आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में आपको ये आता है कि डिसेबिलिटी ओवरहेड कंपनसेशन। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द वर्क आप कोई ऐसे डिसेबल्ड हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं दे आर लायबल, दे आर ऑब्लिगेटेड टू पे द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ योर बिजनेसेस, ठीक है। इसके बाद अगर वेजेस कंपनसेशन वगैरह क्या होती हैं कि वेजेस कंपनसेशन, अगर आपकी वेजेस वगैरह जो है उसमें कोई नुकसान वगैरह होता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनीज फुलफिल करेंगी, ठीक है। बेसिकली हमने देखा था, मैंने आपसे कल कहा था कि क्योंकि आप लोगों को ये असाइनमेंट मैंने असाइन किया था कि हम तीनों का कंपैरिजन देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं। कुछ तो मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी, मैं उनको रिव्यू करती हूँ आपके साथ। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो जब उनका, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्होंने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर रखा होता है जो उनके बिहाफ पे फर्दर सिक्योरिटीज परचेज करता है। एक तो उसमें होता है कि आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिल जाती हैं, जो प्रोफेशनल जो भी आपको प्रोफेशनल मैनेजर वगैरह है उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल, ठीक है। इस तरह एक तो उनको एक्सपर्टीज मिल रही होती है। सेकेंडली हमने देखा था कि उनका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो जाएगा। थर्डली हमने देखा था उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि आप जब सबके बिहाफ पे एक पूल बना के लोगे तो आपको कमीशन फी वगैरह कम पे करनी पड़ेगी। फोर्थली हमने लिक्विडिटी देखी थी। अब इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड्स में होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि वहां पे आपको सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वहां पे आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क होता है। इंश्योरेंस कंपनीज को बेसिकली इस टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अपना रिस्क दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो। और अगर हम पेंशन्स की बात करें तो पेंशन्स क्या होता है, पेंशन्स अगेन ये होता है कि जो आपकी करंट इनकम होती है एम्प्लॉय की उसको इन्वेस्ट किया जाता है और फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है मंथली बेसिस। तीनों में ये होता है कि आप ही के रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आपके रिसोर्सेज को पूल बना के फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज में जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन अब अगर हमने कल के ही लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था डिफरेंट बार चार्ट्स जो किए थे, जो ये बता रहे थे, डिपिक्ट कर रहे थे कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की।
फॉर द पीरियड ऑफ 1980, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा था, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश का सीन आ गया, तो लोगों को बहुत ज्यादा लगता था कि इंश्योरेंस कंपनीज उनको सिक्योर इन्वेस्टमेंट यानी उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी लॉस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ में थोड़ा सा डिक्लाइन ट्रेंड आया। उसके दो रीजन है, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे मतलब तरीके, कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट किए हैं जो अल्टीमेटली आपका रिस्क रिड्यूस करते हैं, और सेकंड ये कि आपके जो कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक्स लाइक कमर्शियल बैंक्स वगैरह, वो भी कुछ ऐसे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज की जो ग्रोथ है वो उसमें एक डिक्लाइन देखने को आया, स्टेडी ग्रोथ देखने में आई। ऑफ ऑल, अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में हम बात करते हैं कि उसमें आपको एक तो पीस ऑफ माइंड होता है, लोगों को पता है कि उनकी कोई भी रिस्क होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑब्लिगेटेड टू कवर दैट लॉस, ठीक है। उसके बाद उनको क्या है कि उनको अगर पीस ऑफ माइंड के साथ उनको ये भी पता है कि अगर हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनका रिस्क जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज को। उसका डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा ये है कि जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, दे हैव टू पे द प्रीमियम। अब हम बात करेंगे, ये तो था इंश्योरेंस कंपनीज का। अब हम आपके साथ में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पेंशन फंड्स को। पेंशन फंड्स बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉइज की जो करंट इनकम होती है, ठीक है, उसको डिडक्ट किया जाता है और उसको एम्प्लॉयर जो है ऑन दी बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई उसको इन्वेस्ट करता है, और फिर लेटर ऑन एम्प्लॉई को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो बेनिफिट्स मंथली बेसिस पे मिलते हैं। अब पेंशन जो है बेसिकली वो क्या है, वो उनकी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन सिस्टम में बहुत ज्यादा डेवलप हुई रैपिडली। उसकी वन रीजन ये थी, अमेरिकन जो कल्चर है वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे, दे डोंट वांट टू उनके जो वो अपने बच्चों के ऊपर एक बर्डन बने, वो चाहते थे कि वो उनके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी को मेंटेन रखा जाए। तो उस केस में पेंशन फंड्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। पेंशन फंड्स बेसिकली दो तरह के हैं, डिफाइंड टर्म और डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जो इन्वेस्टमेंट करता है वो एम्प्लॉय को इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो पे करता है, चाहे वो परफॉर्मेंस जैसी भी हो। लेकिन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। नॉर्मली जो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट जगह पे रिटायरमेंट प्लान यूज होता है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। फिर हमने देखा था, जिस तरह आपने कहा म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, सेम इन द केस ऑफ पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए गए। पाकिस्तान में पेंशन एक्ट ऑर्डिनेंस 2000 बना, लेटर ऑन इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ एस्टैब्लिश किया गया, एक ऐसा इदारा जो आपकी पेंशन को देखेगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो देखेगा, ठीक है। ये तो था आपका पेंशन फंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स, वेंचर एंड कैपिटल फर्म्स, ठीक है। इनको अगेन हम दो हिस्सों में डिवाइड करके देखेंगे। उनके इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स के कुछ चीजें हम आज देखेंगे और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स, क्या ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं? क्या इनमें भी वही काम होता है जिस तरह म्यूचुअल फंड्स, पेंशन वगैरह में होता था, कि दे आर प्लेइंग द रोल एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गेटिंग फंड्स फ्रॉम द पीपल हु हैव एक्सेस फंड्स टू दोज पीपल हु हैव शॉर्टेज ऑफ द फंड्स, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, हम आगे जाके ये चीज देखेंगे, क्या वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं कि नहीं। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, आप जब कोई भी आप स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं, इन ऑर्डर टू रेज मनी थ्रू ए बॉन्ड इश्यूएंस टिपिकली रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक वगैरह परचेज करना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हेल्प की जरूरत है, ठीक है। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स रिक्वायर मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बियॉन्ड द कंपनीज डिस्कस्ड टू फॉर दीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स ब्रोकर्स आर द फोकस ऑफ द चैप्टर नंबर 22 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। First of all, we examine the role played by the investment banks in the primary market.
security dealers and brokers in the secondary market and the venture capitals in the pre market। आपको याद होगा जब हमने सेकेंड चैप्टर देखा था, हमने मार्केट्स की बात की थी, वहां पे हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को फर्दर डिवाइड किया था, उसके स्ट्रक्चर को 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। उसमें से एक टाइप थी प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट में क्या था, न्यू परचेज ऑफ शेयर जिसमें आईपीओ वगैरह आता है, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज होती है उन्हीं की बाइंग एंड सेलिंग है। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है प्री मार्केट। प्री मार्केट जो है ना वो प्राइमरी मार्केट में आता है और ना वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। उसमें क्या है कि प्री मार्केट से पहले, यानी अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ, यानी वेंचर कैपिटल बिफोर द स्टार्ट ऑफ मार्केट, ठीक है, इन द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। हम 3 तरह के कंसेप्ट को देखेंगे। इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के उनके फंक्शंस क्या है, उनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स, रेगुलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज फर्म, रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटीज फर्म्स एंड कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इक्विटी बायआउट्स, ठीक है। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं क्या वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं कि नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने कहा था बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन हैं, वहां पे हमने ये जिक्र नहीं किया था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बेसिक पर्पज क्या होता है, चैनलिंग द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या होता है, देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स में हमने बात की थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की। जब हम प्राइमरी मार्केट क्या होती है कि आप न्यू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, जिसमें आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ आता है, तो इन दैट केस जो है आईपीओ में जब न्यू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स होती है तो दैट इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वहां पे वो असिस्ट करते हैं, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, लेकिन हम इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा नहीं कहते, लेकिन दीज आर इंक्लूडेड आर इन कोर्स। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इन्वेस्टमेंट बैंक्स का कंसेप्ट। अ स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ बैंकिंग रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल फॉर अदर कंपनीज। क्या है, ये एक ऐसी बैंकिंग की टाइप है जो आपके लिए कैपिटल क्रिएट करती है फॉर अदर कॉर्पोरेशंस। देखिए ट्रांसफर नहीं करती, इसमें ये नहीं है कि ये ट्रांसफर करेगी फ्रॉम गेटिंग दोज पीपल हु हैव एक्सेस फंड्स। इसमें क्या है, क्रिएट करेगी कैपिटल फॉर अदर कंपनीज, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल आ रहा है। और क्रिएशन ऑफ कैपिटल कैसे है, बाय डूइंग बाय सेलिंग सिक्योरिटीज वाया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक्स अंडरराइट न्यू डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। देखो उसका बेसिक पर्पस क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स अंडरराइट्स न्यू डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस टू इश्यूअर्स रिगार्डिंग द इशू एंड द प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक। यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो असिस्ट करता है इश्यूअर्स को, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द इशू एंड द प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, ठीक है। आई होप कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स तो नहीं करते, बट दे आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ फंड्स। Investment banks were also called the masters of universe, ठीक है, in the Tom Wolfe bonfire of the vanities। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है। फिर in addition to the services listed above, investment banks also aid in the sale of securities in some instances। जैसे हमने आईपीओ की बात की थी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है आपके सेल ऑफ सिक्योरिटीज में हेल्प करता है, असिस्ट करता है। दे आल्सो हेल्प टू फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का पता होगा, हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, वेंचर कैपिटल के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ मैं आपको बताती हूँ मर्जर एंड एक्विजिशन होता क्या है। मर्जर क्या होता है कि आप अगर आपकी कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में चले जाते हैं तो इसमें हमने कंसोलिडेशन का वर्ड यूज किया। तो मर्जर एंड कंसोलिडेशन आर द सेम वर्ड्स कि वो बैंक्स आपस में मर्ज हो जाएंगे अपने कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो जब मर्ज होते हैं तो दोनों का नाम होता है, लेकिन जो एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन क्या होता है, आप एक्वायर कर लेते हो और जो फर्म उसको टेकअप करती है उसका नाम होता है। अब जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये मर्ज हुआ है, ठीक है, और जो एक्विजिशन इसमें एक्वायर कर लेते हैं उसमें नाम भी उसी का चलता है जो कंपनी उसको एक्वायर करती है।
जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं दैट हेल्प मैनेजर्स फॉर डूइंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, रीऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रोकर्स ट्रेड फॉर बोथ इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स. They can also trade securities for their own accounts. अगर मैं आपके साथ डेफिनेशन शेयर करूं फ्रॉम योर बुक, फ्रेडरिक मिस्किन ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कैसे डिफाइन किया. इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट असिस्ट इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स. देखें, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि उसका रोल तो नहीं है लेकिन क्रिएशन ऑफ कैपिटल है, तो समहाउ हम इसको रिसर्चर्स इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं दैट असिस्ट इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स. जो आपके इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को, गवर्नमेंट्स को असिस्ट करता है इन रेजिंग कैपिटल बाय अंडरराइटिंग और एक्टिंग एज अ क्लाइंट्स एजेंट इन द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, आप जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं दे आर द बेस्ट इंटरमीडिएट्स दैट हेल्प कॉर्पोरेशंस रेज फंड्स. ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो हैं मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच, क्रेडिट सुइस एंड गोल्डमैन सैचेस. और एक और चीज जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को डिफर करती है अदर से, देखिए जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स से, अपने क्लाइंट से फी चार्ज करते हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की क्यों जरूर, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो देखिए जब आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स को डिस्कस किया था, हमने यूएस बैंक्स की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था. वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था, जब 1930 से 1933 जब बहुत सारे बैंक्स वगैरह फेल हो गए थे, तो उस टाइम जो है एक तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई गई थी, दूसरा एक ग्लास-स्टीगल एक्ट पास किया गया था. ग्लास-स्टीगल एक्ट क्या था कि कमर्शियल बैंक्स को मना किया गया था, दे मे नॉट इन्वॉल्व इन द अंडरराइटिंग. ठीक है, उसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट ग्लास-स्टीगल एक्ट बेसिकली 1933 से 1939 तक, जहां पे ग्राहम लीच विले एक्ट था, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सेपरेशन क्रिएट की थी बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड बिटवीन कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, उसमें यह था कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं. वो जो अंडरराइटिंग न्यू सिक्योरिटीज वगैरह तो ले सकते हैं लेकिन अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकते. वहां पे कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एक सेपरेशन, एक डिफरेंस क्रिएट किया गया था. लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग G8 कंट्रीज हैव हिस्टोरिकली नॉट मेंटेन सच अ सेपरेशन. ठीक है, वहां पे कुछ सेपरेशन नहीं है. एज अ पार्ट ऑफ द डोड-फ्रैंक एक्ट 2010, वॉल्कर रूल असर्ट्स फुल इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम द कमर्शियल बैंकिंग. फिर इसी तरह जब बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट लेजिस्लेशन पास हुई थी अमेरिका में, तो उसमें एक लेजिस्लेशन थी डॉड-फ्रैंक एक्ट ऑफ 2010 जिसमें वॉल्कर रूल ने क्लियरली ये इंडिकेट किया था कि कमर्शियल बैंक्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ग्लास-स्टीगल एक्ट ने बेसिकली क्या किया था कि इलीगल करार दिया था कमर्शियल बैंक्स को टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स. आगे फर्दर हम देखते हैं. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दो तरह की लाइंस ऑफ बिजनेसेस हैं. कौन सी? ट्रेडिंग सिक्योरिटीज फॉर कैश एंड अदर सिक्योरिटीज. एक तो ये कि आपकी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज फॉर कैश, और अदर सिक्योरिटीज में क्या, फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस, मार्केट मेकिंग, और द प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग रिसर्च इन द सेल साइड. एक तो ये कि आपकी जो नई सिक्योरिटीज हैं जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम, और एक जो है जो आपकी पहले से सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं उनको प्रमोट करना. इसमें प्राइवेट इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट एंड हेज फंड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बाय साइड एंटिटीज. इन्वेस्टमेंट बैंक को फर्दर स्प्लिट किया जाता है दो तरह के, पब्लिक एंड प्राइवेट फंक्शंस. उसमें क्या होता है कि आपको बैरियर सेट किया जाता है जो इन दोनों को इंफॉर्मेशन क्रॉसिंग से सेपरेट करता है. देखिए प्राइवेट में क्या और पब्लिक में, प्राइवेट एरियाज ऑफ बैंक जो है वो डील करते हैं जो इनसाइड इंफॉर्मेशन. अगर आपको याद हो जब हमने मार्केट एफिशिएंसी को पढ़ा था वहां हमने तीन तरह की फॉर्म्स को डिस्कस किया था. हमने जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी थी उसमें क्या था कि आपको
इन्वेस्टर्स को इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब इन्वेस्टर्स को इनसाइड इंफॉर्मेशन मिलती है तो दे आर मार्केट्स आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट। ठीक है, सेम इन द केस कि जो प्राइवेट एरियाज है वो डील करते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन और जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ठीक है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि आप पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं, आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने पब्लिकली कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है दैट मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड पब्लिकली। और जो पब्लिक एरियाज हैं जिसमें स्टॉक एनालिसिस वगैरह है वो आप पब्लिक इंफॉर्मेशन के तौर पे देते हो, इसलिए इसको दो तरह के इसको सेपरेट किया जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन में। प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके अपने रिकॉर्ड के लिए होती है और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है वो फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, वो एक जनरल पब्लिक को बताया जाता है कि वो इसमें हमारी कंपनी में क्या है, उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखिए आप सबको पता है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कौन कौन से लोग हैं। अगर आपको याद हो हमने म्यूचुअल फंड्स का डिस्कस किया था कि एक एडवाइजर होगा, एक अंडरराइटिंग मैनेजर होगा, एक प्रोफेशनल मैनेजर होगा। इसमें क्या है, एक एडवाइजर जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया था, उसमें ये चीज डिफाइन की गई कि एक एडवाइजर जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है मस्ट बी लाइसेंस्ड ब्रोकर डीलर। ठीक है, उसको लाइसेंस ब्रोकर यानी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए एंड सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेशंस। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एडवाइजर है आपका, वो एडवाइजर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक्ट है कि ही मस्ट बी लाइसेंस्ड ब्रोकर डीलर। ठीक है, उसको लाइसेंस होना चाहिए और दूसरा उसमें जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और फेडरल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेशन में उसकी जितनी भी वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है ही हैव टू फुलफिल दैट। जो आपका एडवाइजर है उसकी बात हो रही है। फिर अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट बैंक को स्प्लिट किया जाता है, एक उसका फ्रंट ऑफिस है, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस एक्टिविटीज है। फ्रंट ऑफिस वही जिस तरह हमने बात की थी, मॉनेटरी पॉलिसी में एक फ्रंट डेस्क होता है, ट्रेडिंग डेस्क जिसको कहा जाता है। ठीक है, हर ऑफिस का एक डिफरेंट फंक्शन है। फ्रंट ऑफिस में क्या रोल प्ले करना है, मिडिल ऑफिस में क्या करना है और बैक ऑफिस एक्टिविटीज। While large service investment banks offer all lines of business, both sell side and buy side. जो भी large investment bank services हैं, वो आपको sell side and buy side दोनों provide करेंगे। ठीक है, smaller sideline fund firms such as boutique investment banks and small broker dealers focused on investment banking and sales, trading, research respectively. इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेशंस को रिगार्डिंग द इशूइंग सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग बाइंग सिक्योरिटीज। देखिए कॉर्पोरेशंस को वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जब कॉर्पोरेशंस को लगता है कि हम अपने कैपिटल को रेज करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेशंस आईपीओ वगैरह में जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स असिस्ट द कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टर्स को असिस्ट करता है कि आपने परचेज कैसे करनी है। इन्वेस्टर से वो फी चार्ज करता है। For corporations, investment bankers offer information on when and how to place their securities. कॉर्पोरेशन के लिए कि आपने कब, what is the right time, कि उनके लिए क्या right time है जब वो securities offer करें। और investment banks plays a very important role in issuing new security offerings. इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत सारे क्रूशियल फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट में जो प्ले करते हैं। एक तो अंडरराइट द इनिशियल सेल ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, डील मेक इन मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड स्पिन ऑफ्स, मिडल मैन इन द परचेज एंड सेल ऑफ द कंपनीज, प्राइवेट ब्रोकर टू द वेरी वेल्थी। हमने मिडल मैन किस तरह होता है कि देखिए आपने कॉर्पोरेशन ने शेयर इशू किए और इन्वेस्टर्स जो है परचेज करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एज अ इंटरमीडिएट मिडल मैन फंक्शन प्ले करेंगे। वो इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि वो इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू परचेज दैट सिक्योरिटीज। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक के वो 3 प्राइमरी फंक्शंस व्हेन असिस्टिंग क्लाइंट्स इन रेजिंग मनी। देखिए आपको पता चल गया कि जो प्राइमरी फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, इज टू असिस्ट कंपनीज इन रेजिंग मनी। कंपनीज को असिस्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल थ्रू सेल ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट।
उनमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, लाइक बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स और कॉमन स्टॉक्स। क्योंकि हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट आप लोगों को पता है वो फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल करता है जो आपकी 1 ईयर से ज्यादा होती हैं। उसमें आपके बॉन्ड्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं और कॉमन स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ फंक्शंस फॉर इट्स क्लाइंट्स। इन्वेस्टिगेशन, देखिए एक कंपनी है, उसकी ये डिजायर है कि वो अपने मनी को रेज करना चाहती है और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म को अप्रोच करती है फॉर इट्स असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म इज नोन एज अ मैनेजर और द लीस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द प्रोसेस। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसको मैनेजर, यानी आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो असिस्ट करेगा कंपनी को कि उसको ये बताएगा कि वो किस तरह अपने शेयर्स वगैरह इशू कर सकती हैं। तो वो 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन करेगा अपने क्लाइंट्स की, एक लीगल एनालिसिस करेगा और सेकेंड इज अंडर लीगल एनालिसिस में क्या है, जो सिक्योरिटी सोल्ड होगी, सिक्योरिटी दैट मस्ट बी क्रिएटेड। हम लोग बहुत सारे लोग की कॉमन एक परसेप्शन है कि जो बॉन्ड और कॉमन स्टॉक है इज जस्ट मेनली अ सर्टिफिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, आर द एविडेंस ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द राइट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर एंड द राइट्स ऑफ द कंपनी। देखिए, आप अगर जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें, एक लेमैन जो होगा हम उससे बात करेंगे जब वो बॉन्ड या प्रेफर्ड स्टॉक्स वगैरह परचेज करता है तो वो कहते हैं इट्स जस्ट अ लीगल सर्टिफिकेट, एक ये सर्टिफिकेट है। लेकिन इन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं दैट आर द एविडेंस ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइंस द राइट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर एंड द राइट्स ऑफ द कंपनी। A bond contract, for example, may easily be 100 pages or longer. जो एक bond contract है that includes 100 pages. The investment bank staff जो है will construct the bond or stock agreement and submit it to Security Exchange Commission for its approval. अब देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या रोल है कि वो बॉन्ड को देखेगा, उसको स्टडी करेगा और देन उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में भिजवाएगा फॉर इट्स अप्रूवल। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्या है, वो इंश्योर करेगी कि जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह डिस्क्लोज की गई हैं वो ठीक है एंड विल अथोराइज द इशू फॉर सेल एंड लेटर ऑन वो इसको अथोराइज करेगा फॉर सेल। देखिए इसमें हमें क्या पता चला कि जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो किस, देखिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स को देखेंगे, उसकी जो 100 पेजेस डॉक्यूमेंट है उसके बाद उसको सबमिट कराएंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये देखेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बताएगी है दैट इज करेक्ट और उसके बाद वो उसको सबमिट करेगा, विल अथोराइज द इशू फॉर द सेल। अब अंडरराइट का क्या मतलब है, टू अंडरराइट समथिंग मीन्स टू अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस। कि अंडरराइट का मतलब है टू मीन्स टू अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस। इन दिस केस क्या होगा, कंपनी दैट इज इशूइंग न्यू शेयर्स नीड टू बी अश्योर्ड दैट इट विल रेज द अमाउंट ऑफ। देखिए जब कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो दैट नीड्स एश्योरिटी कि क्या वो जो उसे फर्दर कैपिटल चाहिए एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसको मिलेगा कि नहीं। और अगर उसको चांस नहीं मिलता, लाइक कुछ कंपनीज जो दैट आर नॉट वेल रिप्यूटेड या उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लोग नहीं शेयर्स परचेज करते या कुछ करते हैं, तो फिर वो कंपनी अपने नेसेसरी फंड्स जो हैं वो रेज करेगी ओनली। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर उस रिस्क को अज्यूम करेगा बाय अंडरराइटिंग द सिक्योरिटीज ऑफरिंग। Investment bank underwrites the issue by buying the entire stock of the securities at a discounted price from the company. अब यहाँ पे क्या किया कि इन्वेस्टमेंट बैंक ने कंपनी से तमाम इंटायर स्टॉक परचेज कर लिया एट द डिस्काउंटेड रेट। और फिर क्या किया, इन्वेस्टमेंट बैंक विल देन मार्क अप द सिक्योरिटीज टू द फुल रिटेल प्राइस एंड ट्राई टू सेल द सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। देखिए 2 तरह की यहाँ बात आ गई, एक तो लीगल एनालिसिस था जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो उसका कोई उसमें से वो ये रोल प्ले करते हैं कि वो जो कंपनीज वगैरह बॉन्ड वगैरह है उसको देखते हैं और उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भेजते हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उसको अथोराइज करता है फॉर इशुएंस। सेकंड में अंडरराइटिंग में क्या करते हैं कि अंडरराइटिंग में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो कंपनी से तमाम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस और उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको मार्कअप करते हैं फुल रिटेल प्राइस पे और देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो ट्राई करते हैं इन सिक्योरिटीज को फर्दर इन्वेस्टर्स को सेल आउट करने में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं कि वो अपना
अपना कैपिटल रिस्क, क्योंकि आपको पता है अगर जनरल पब्लिक यानी तो हर चीज में कोई ना कोई रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो रिस्क अपना कैपिटल रिस्क पे रख लेते हैं, अपने कैपिटल को यूज करते हैं फॉर बाइंग ऑफ शेयर्स। और इस समटाइम्स तो वो अपने उनके पास इतने फंड्स होते हैं कि परचेज, और समटाइम्स दे हैव टू बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स टू रेज पार्ट ऑफ द फंड्स फॉर द परचेज। ठीक है, उसके बाद अगर तो स्टॉक प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन कर देती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेल, तो इन्वेस्टमेंट बैंक विल बी फोर्स टू सेल द स्टॉक एट अ लोअर प्राइस। अगर तो देखें आपकी शेयर की प्राइस गिर जाती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक जिसने जितनी परचेज प्राइस पे खरीदी होंगी, दे आर बाउंड टू सेल आउट द सिक्योरिटीज एट द लो प्राइस। ठीक है, और उसको लॉस होगा। लेकिन अगर सिक्योरिटीज की प्राइस ज्यादा हो जाती है, देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं उन सिक्योरिटीज को ज्यादा प्राइस पे सेल आउट करेगा और उस केस में उसको प्रॉफिट होगा। उस केस में क्या होता है, जब लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है कि वो अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को इनवाइट करता है टू पार्टिसिपेट इन द अंडरराइटिंग, कि उनके शेयर्स खरीद लें। और फिर वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर फोर्ड दूसरे बैंक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, तो एक उसको कहते हैं अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स, कि जो वो 4 फर्म्स प्लस मैनेजर जो हैं दैट आर रेफर्ड टू द अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स। थर्ड फंक्शन को देख के मैं आपको तीनों फंक्शन का डिफरेंस बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक विल लाइकली हैव इट्स ओन सेल्स फोर्स। ठीक है, उसमें ये होता है कि एडिशनल ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उनको इनवाइट किया जाता है टू हेल्प सेल द इशू इन रिटर्न फॉर अ कमीशन ऑन द सेल। दीज फर्म्स में इजीली नंबर इन द डजन्स फॉर अ लार्ज इशू। कलेक्टिवली दीज ब्रोकरेज फर्म्स आर नोन एज अ सेलिंग ग्रुप। मैं आपको सच यहाँ पे इस चीज को दोबारा से मैं आपको क्लियर करती हूँ उनका डिफरेंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो 3 तरह से असिस्ट करता है। दैट इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर क्रूशियल आर परफॉर्मिंग 3 मेन फंक्शंस व्हेन असिस्टिंग क्लाइंट्स इन रेजिंग मनी। देखिए, एक कॉर्पोरेशन है, उसको पैसों की जरूरत है और उसको फंड्स वगैरह चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करेगा, सबसे पहले तो अगर कोई बॉन्ड वगैरह इशू हुआ है तो इन्वेस्टमेंट बैंक उसको देखेगा, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह को देखेगा और देन उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जिसको हम लीगल एनालिसिस कहते हैं, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अथोराइज्ड फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर्स। ठीक है, और सेकंड केस में क्या है, अंडरराइटिंग। इस केस में क्या है कि कंपनी जो है उसके शेयर्स कोई परचेज नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो कंपनीज के शेयर को परचेज कर लेगा। इस प्रोसेस को हम अंडरराइटिंग कहते हैं, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। और देन लेटर ऑन वो क्या करेगा कि वो इन शेयर्स को अपने जो फर्दर इन्वेस्टर्स हैं उनको सेल आउट करेगा। इस केस में क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है अपना कैपिटल, क्योंकि कॉर्पोरेशन से वो कॉर्पोरेशंस का जो फंड रेजिंग है वो तो उनकी नीड फुलफिल होगी, उनको तो फंड्स मिल गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो खुद रिस्क पे होते हैं, वो खुद रिस्क एज्यूम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने इस रिस्क को ट्रांसफर करते हैं बाय इनवाइटिंग अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मैनेजर प्लस अदर 4 इन्वेस्टमेंट बैंक जो हैं उसको हम अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स कहते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि इसमें ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं जिनको सेलिंग ग्रुप कहा जाता है, वो सेल आउट करती हैं तमाम शेयर्स को और कंपनी और कॉर्पोरेशंस को हेल्प आउट इन रेजिंग द कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है दैट वर एसेंशियली क्रिएटेड इन द यूएस बाय द पैसेज ऑफ ग्लास-स्टीगल एक्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो ग्लास-स्टीगल एक्ट आपको पता है उसमें क्या, जब एक डिप्रेशन पीरियड चल रहा था, ग्लास-स्टीगल एक्ट हुआ था, देन जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स यूएस में क्रिएट किए गए थे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में एक डिफरेंस है। ठीक है, उसमें यह कि कमर्शियल बैंक्स अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स परफॉर्म करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। जिस तरह विद पैसेज ऑफ टाइम हर चीज में इनोवेशन आई, सेम इन द केस जो इनिशियल ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे वो स्टार्ट हुए थे पार्टनरशिप फॉर्म फोकस्ड ऑन अंडरराइटिंग सिक्योरिटी इशुएंस, कि मतलब आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और सेकेंडरी ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर, और सेकेंडरी ऑफरिंग्स क्या होती हैं, इशूअर इन इशूअर। और अगर सेकेंडरी ऑफरिंग में जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना होता है वो लिक्विडिटी फैक्टर देखना होता है, क्योंकि आप एक्टिवली आपकी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट होगी तो जो सेकेंडरी ऑफरिंग्स हैं वो आपके सक्सेसफुली काम कर सकेंगी।
जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वो पहले ब्रोकरेज, मर्जर्स, एक्विजिशंस उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, बट इन द मॉडर्न 21st सेंचुरी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग्स ऑफ द मेजर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक सच एज गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनले रिफ्लेक्ट थ्री प्रोडक्ट सेगमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, एसेट मैनेजमेंट, फीस फॉर स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड ट्रेडिंग एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स। इसमें क्या है, ब्रोकर डीलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, डीलर ट्रांजैक्शंस एंड द ब्रोकरेज ट्रेडिंग। 1960 में 70% ऑफ मैरिज लेंस रेवेन्यूज वर derived from the transaction commission, while traditional investment banking services accounted for 5%. Investment banks plays important role in the primary and the secondary markets. किस तरह 3 areas उसमें cover होते हैं, underwriting stocks and bonds, equity sales, mergers and acquisitions. Let's look at the largest US underwriters. ठीक है, लार्जेस्ट यूएस में, क्योंकि हम यूएस के पर्सपेक्टिव से, आपको पता है हमने जितने भी मतलब बैंक्स वगैरह भी देखे तो यूएस के क्योंकि यूएस जो है वो एक, हमने मार्केट्स की बात की थी तो 1980 तक मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। बैंक्स की बात करें तो वो लार्जेस्ट बैंक्स यूएस में है, इसलिए मैं आपको यूएस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। टॉप 10 अंडरराइटर्स ऑफ द ग्लोबल डेट एंड इक्विटी इश्यूज। जेपी मॉर्गन, that has a market share of 9.5%. Barclays Capital has a market share of 7.4%. Bank of America Merrill Lynch 6.9%. Citi 6.3%. Deutsche Bank AG 5.9%. Goldman Sachs and Company 5.5%. Morgan Stanley has a ratio of 5.3%. Credit Suisse 4.8%. HSBC Holding 4.2%. RBS 4%. टोटल जो बनता है वो 59.8% बनता है। That are the top underwriters in the US. जो लोग आपकी अंडरराइटर्स बेसिकली क्या हैं, वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक से अंडरराइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना। अंडरराइटिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, इससे पहले आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का बताया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कंसेप्ट से हमने जो चीज नोट की उसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्लेड अ रोल ऑफ द मिडल मैन बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड द इन्वेस्टर। जब कॉर्पोरेशंस को अपने फंड रेजिंग के लिए जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट करता है कॉर्पोरेशन को फॉर इशुएंस ऑफ शेयर फॉर, और इन्वेस्टर्स को असिस्ट करता है फॉर बाइंग द शेयर्स। अब हम देखेंगे अंडरराइटिंग स्टॉक। द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग अ स्टॉक और अ बॉन्ड इशू रिक्वायर्स दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर परचेज द एंटायर ऑफरिंग एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस एंड देन रीसेल द ऑफरिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट। अंडरराइटिंग प्रोसेस क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है दैट परचेज द एंटायर ऑफरिंग, जिस तरह हमने बात की थी कि वो कॉर्पोरेशन से एंटायर ऑफरिंग परचेज कर लेते हैं एट डिस्काउंट प्राइस और देन रीसेल द ऑफरिंग इन द मार्केट। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, गिविंग एडवाइस, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, अंडरराइटिंग बेस्ट एफर्ट्स और द प्राइवेट प्लेसमेंट्स। गिविंग एडवाइस में क्या है कि देखिए, एडवाइस का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, क्या, एक्सप्लेनिंग करंट मार्केट कंडीशंस इनटू हेल्प डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू। वो मार्केट कंडीशंस को देखते हैं कि मार्केट कंडीशंस किसके लिए फेवरेबल हैं, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, हमें डेट की तरफ जाना चाहिए, इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह हमने बात की थी जो कॉर्पोरेशंस हैं, जिस तरह हमने हाइब्रिड बॉन्ड्स की बात की थी, वो कब इशू होते हैं, उसमें ये होता है डेट बॉन्ड भी होता है, इक्विटी भी होता है। सम टाइम क्या होता है वो सिर्फ बॉन्ड मार्केट में जाते हैं और सम टाइम क्या होता है वो स्टॉक मार्केट में जाते हैं। ये डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशंस क्या है, जो अंडरराइटिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं दे गिव द एडवाइस कि आप देखें मार्केट कंडीशंस किस चीज के लिए सूटेबल है और देन आप डिसीजन लें कि आप डेट की तरफ जाएंगे या इक्विटी की तरफ जाएंगे या हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। असिस्टिंग इन डिटरमिनिंग व्हेन टू इशू, कि आप शेयर्स कब इशू करें, हाउ मेनी, कितने एंड एट व्हाट प्राइस। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो है कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है तो उसको ये बताता है कि आपको पता है मैनेजर का काम क्या होता है, एट राइट डिसीजन एट राइट टाइम। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं दे असिस्ट द कॉर्पोरेशन बाय इशूइंग स्टॉक एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, कि कितनी प्राइस होनी चाहिए और कब इसको इशू होना चाहिए। फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या है कि वही बात कि जिस तरह आप एसईसी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, क्योंकि आपको इसको रेगुलेट करता है तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपको मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 270 डेज से ज्यादा होना चाहिए।
और एक आपको जैसे प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डेट इश्यूज रिक्वायर सेवरल एडिशनल स्टेप्स लाइक एक्वायरिंग अ क्रेडिट रेटिंग, हायर अ बॉन्ड काउंसिल. For equity issues, investment banks may also arrange for the securities to appear on one of the exchanges. अंडरराइटिंग फर्म कमिटमेंट्स, अंडरराइटिंग में क्या होता है कि अंडरराइटिंग में फॉर्म एंड अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स टू डिफ्यूज पार्ट ऑफ द अंडरराइटिंग रिस्क्स. हमने बात की थी अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स क्या होता है. देखिए, जब इन्वेस्टमेंट बैंक किसी कॉर्पोरेशन से शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो अपना कैपिटल रिस्क पे रखते हैं, उनका अपना कैपिटल रिस्क पे होता है. देन वो उस रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को पार्टिसिपेट करते हैं कि वो भी आके शेयर्स परचेज करें. तो देन वो तमाम जो है वो दैट मेक्स अंडरराइटिंग syndicates to diffuse the part of the underwriting risks. Then placement of Tom Stone is for instance the Wall Street Journal. ये देखेंगे एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की है. फॉलोइंग द फाइनेंशियल न्यूज सिक्योरिटीज इशू है. गूगल के न्यूज इसमें क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ क्लास ए कॉमन स्टॉक. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई क्लास ए की. क्या है इसमें, क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूज. इसके ऊपर अगर आपको देखिए नजर आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूज सिक्योरिटीज बीइंग इशूड इज प्रेजेंटेड इन डिस्टिंक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश्ड इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड अदर न्यूज़पेपर्स. These advertisements called tombstones because of their appearance are typically found in the money and investing section of the journal. इनको क्या कहा जाता है, tombstones कहा जाता है. The tombstones shown here indicates the number of shares of the stock being issued and the investment banks involved in selling them. इस एडवर्टाइजमेंट में इनको एक तो tombstones कहा जाता है. इसमें क्या कहा गया है कि कौन सी लोग हैं जो इसको इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व इन सेलिंग देम. देखिए आप न्यू सिक्योरिटी इशू गूगल, शेयर्स का नंबर लिखा हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ क्लास ए कॉमन स्टॉक, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज लिखी हुई $108 to $135 पर शेयर. मॉर्गन स्टेनले क्रेडिट सुसाइज फर्स्ट बूस्टन. ठीक है. अब नीचे देखिए आप गवर्नमेंट सैच एंड कंपनी, लेमन ब्रदर्स, जेपी मॉर्गन्स, ये सारे उनके नाम है इन्वेस्टमेंट बैंक्स को जो इसको इन्वेस्ट कर. ये एक मैंने आपको इसलिए दिखाया इन ऑर्डर टू गिव यू अ क्लैरिटी. ठीक है. मेरी कोशिश अब तक जितने भी लेक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किए वहां पे मेरा जो बार्स, चार्ट्स, टेबल्स वो आपको एक क्लैरिटी देने के लिए. अब आपको पता चल गया कि अंडरराइटिंग जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो होता क्या है, उसमें किस तरह उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है. अंडरराइटिंग स्टॉक्स में जो बेसिक गोल है अंडरराइटिंग का, उसमें क्या है कि द गोल ऑफ अंडरराइटिंग इज फॉर ऑल ऑफ द शेयर्स इन ऑफरिंग टू बी स्पोकन फॉर, कि तमाम शेयर्स जो हैं वो सेल आउट हो. उसमें हाउएवर दिस मे नॉट अकर. फुली सब्सक्राइब में क्या होता है, ऑल शेयर्स आर स्पोकन फॉर. अंडर सब्सक्राइब में क्या होता है, अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स अनेबल टू जनरेट इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ द अवेलेबल शेयर्स, कि अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स तमाम शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं कर सकते, दे आर अनेबल. और ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दे मे लीड टू राशनिंग. ये एक फ्लो चार्ट है यूजिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू डिस्ट्रीब्यूट सिक्योरिटीज इन द पब्लिक. इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स एंड फर्म्स एग्री ऑन टाइप एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं, सबसे पहले क्या है कि फर्म ने डिसाइड किया, दे हैव टू डिसाइड टू इशू न्यू सिक्योरिटीज. देन वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स और जो कॉर्पोरेशन जिससे न्यू इशू शेयर करने थे, दे म्यूचुअली एग्रीड ऑन द टाइप एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. इस तरह हमने पीछे कहा था कि टाइप ए है. देन फर्म प्रिपेयर्स प्रोस्पेक्टस विद द आईबी हेल्प. फर्म क्या है कि एक प्रोस्पेक्टस बनाती है विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक्स. उस प्रोस्पेक्टस को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिव्यू करता है. देन प्रोस्पेक्टस में क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्रोकरेज नेटवर्क्स. प्री इशू शेयर्स आर सॉलिसिटेड. वो जो प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है रिव्यू किया जाता है. देन उसके बाद क्या होता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अप्रूवल आ जाता है और प्रोस्पेक्टस जो है फाइनलाइज्ड हो जाता है. देन सिक्योरिटीज आर बॉट बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड रीसोल्ड टू द पब्लिक. देन जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक उन सिक्योरिटीज को परचेज करता है और फर्दर सेल आउट करता है पब्लिक में. Best efforts इसमें an alternative to a firm commitment, the underwriter does not buy the issue but rather makes his best efforts to sell the entire issue. Underwriting जो underwriter है वो बहुत ज़्यादा efforts करता है in order to sell the entire issue. Private placements, the entire issue is sold to a small select group of investors. This is rarely done with the equity issues.
इक्विटी सेल्स में क्या होता है, व्हेन अ फर्म सेल्स एन एंटायर डिवीजन और मे बी द एंटायर कंपनी एनलिस्टिंग द एड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, क्या होता है, असिस्ट इन डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ द डिवीजन और द फर्म एंड फाइंड पोटेंशियल बायर्स, डेवलप कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द डिवीजन फॉर द प्रोस्पेक्टिव बायर, जिसको हम कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम्स कहते हैं, प्रिपेयर अ लेटर ऑफ इंटेंट टू कंटिन्यू असिस्ट विद ड्यू डिलिजेंस एंड हेल्प रीच अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट। देखिए इक्विटी सेल्स में क्या होता है, जब फर्म अपना इंटायर डिवीजन सेल आउट करती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, असिस्ट इन डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ डिवीजन, कि वो असिस्ट करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, एंड फाइंड पोटेंशियल बायर्स, और कौन लोग हैं जो उसको खरीद सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट बैंक डेवलप कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम कहा जाता है। देन प्रिपेयर अ लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, असिस्ट विद ड्यू डिलिजेंस एंड दैट हेल्प टू रीच अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट बैंक में असिस्ट बोथ एक्वायरिंग फर्म्स एंड पोटेंशियल टारगेट्स, के इन्वेस्टमेंट बैंक्स का एक जो मेजर फंक्शन है, दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन फर्म्स डिसाइडेड टू मर्ज और व्हेन वन फर्म इज डिसाइडेड टू एक्वायर द अनदर फर्म। मर्जर एंड एक्विजिशन में भी यही होता है कि जब आपकी देखिए, जब एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर करना चाहती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उसमें एक रोल प्ले करते हैं, मिडल मैन रोल प्ले करते हैं, वो दोनों फर्म्स में निगोशिएट कर रहे होते हैं, मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। डील में भी हॉस्टाइल टेक ओवर वेयर द टारगेट डज नॉट विश टू बी एक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स विल असिस्ट इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग डील स्पेसिफाइज, लाइनिंग अप फाइनेंसिंग, लीगल इश्यूज। उसमें तमाम, जिस तरह आपने सिक्योरिटीज परचेज करते हुए कहा था, बिल्कुल सेम इन द केस जब वो अपनी मर्जर्स या एक्विजिशंस होंगे तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तमाम लीगल मैटर्स डिस्कस होंगे, फाइनेंसिंग मैथड्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी डिस्कस्ड। सिक्योरिटी फर्म्स विद ब्रोकरेज सर्विसेज ऑफर सेवरल टाइप ऑफ, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकरेज सर्विसेज, अदर सर्विसेज, फुल सर्विस ब्रोकर्स वर्सेज डिस्काउंट ब्रोकर्स। सिक्योरिटीज ऑर्डर्स जो होते हैं वो ये कि व्हेन यू कॉल अ ब्रोकरेज हाउस टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी, यू हैव थ्री मेन ऑप्शंस। जब आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस को कहते हैं कि टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी, उसमें तीन तरह की ऑप्शंस है। मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या है, बाय और सेल सिक्योरिटी एट करंट प्राइस, कि जो करंट प्राइस है उसके ऊपर आप कोई भी बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टुक प्लेस। लिमिट ऑर्डर, कि यू स्पेसिफाई द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे, कि आप जितना ज्यादा पे करना चाहते हैं और एटलीस्ट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर अ सिक्योरिटी, कि आप कितना ज्यादा पे करना चाहते हैं और एटलीस्ट यू आर विलिंग, कितना आपको सेल आउट मिल रहा है। शॉर्ट सेल्स, सेल अ सिक्योरिटी डाउन ओन विद द इंटेंट ऑफ बाइंग इट बैक एट अ लेटर डेट, ये आपकी लोअर प्राइस पे होती है। अदर सर्विसेज में क्या, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस ऑफ एक्चुअल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, मार्जिन क्रेडिट फॉर परचेजिंग इक्विटी विद बोरोड फंड्स, अदर सर्विसेज ड्रिवन बाय मार्केट डिमांड। अब फुल सर्विस ब्रोकर्स क्या होते हैं, दे ऑफर क्लाइंट रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट यूजुअली चार्ज अ हायर कमीशन ऑन ट्रेड्स। देखिए जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपसे, मैंने आपको शुरू में भी ये बात की थी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो ब्रोकर्स किस तरह डिफरेंट है, कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपसे फी चार्ज करते हैं और ब्रोकर्स आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। जितनी भी वो रिसर्च वगैरह करते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं तो वो आपसे हाई कमीशन चार्ज करते हैं। आपको पता होगा कि हमने जब ब्रोकर्स एंड डीलर्स का कंसेप्ट पहले भी पढ़ा है कि डीलर्स जो है वो लाइसेंस्ड होते हैं, ब्रोकर्स लाइसेंस नहीं होते। जब आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे अगर आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ले रहे हैं, हमने ये म्यूचुअल फंड्स में भी बात की थी कि देखिए अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर्स वो परचेज करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फीस चार्ज हो जाएगी, इसलिए वो लोग वो सिक्योरिटीज परचेज ही नहीं करते, उनकी कमीशन फी इतनी ज्यादा, कमीशन ब्रोकरेज कमीशन इतना ज्यादा हो जाएगा। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या है, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू बाय सेल सिक्योरिटीज बट ऑफर नो एडवाइस, कि आपको फैसिलिटेट तो करता है इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बट कोई एडवाइस प्रोवाइड नहीं करता। मैनी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स डू हैव सिग्निफिकेंट रिसर्च अवेलेबल। सिक्योरिटीज डीलर्स क्या करते हैं, दे होल्ड इन्वेंट्रीज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन देयर ओन अकाउंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। और इसमें मार्केट मेकर्स का कंसेप्ट आ जाता है कि रेडी टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। मार्केट मेकर्स क्या होता है, फिर वो आपसे कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं।
अब यहाँ पे एक मैं आपके साथ केस शेयर कर रही हूँ, मिनी केस है लिमिट ऑर्डर बुक्स का, आपकी फ्रेडरिक मिश्किन की बुक में भी है, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ 556, ठीक है, चैप्टर नंबर 22 का है, ठीक है। आप इधर वहां पे केस है एग्जांपल ऑफ यूजिंग द लिमिट ऑर्डर बुक्स। उसमें क्या है कि एक ट्रेडर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्किट सिटी स्टॉक। फिर उसमें एक आपको ये एक स्टेटमेंट आपको बना के अनफाइल्ड सर्किट सिटिंग लिमिट ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। देखिए बाय ऑर्डर्स एक कॉलम है और एक सेल ऑर्डर्स का कॉलम है। इसमें क्या है कि कोई भी इसका जो आउटकम्स ये थे कि नो ट्रांजैक्शन में अकर बिकॉज बाय एंड सेल ऑर्डर्स डाउन क्रॉस, कि आपको बाय एंड सेल ऑर्डर्स जो है क्रॉस नहीं होते, इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब सेकंड देखिए, द स्पेशलिस्ट रिसीव्स अ 200 शेयर मार्केट ऑर्डर टू बाय, she then receives a 300 share limit order to sell at 37.12. Finally, limit order to buy 500 shares at 36.88 is received. The book reflect 3 orders. देखिए पहले सबसे पहले क्या था कि आपको 200 शेयर्स ऑर्डर मिला था टू बाय करने के लिए, देन आपका एक फर्दर ऑर्डर आ गया 300 शेयर्स का टू सेल आउट द स्टॉक एट 37.12। तो आपने कैसे बुक किया कि आपने पहले 500 ऑर्डर्स जो 36.88 से वहां पे डाले, फिर आपने 100 बाय ऑर्डर्स डाले 37 पे, फिर आपने 100 और डाले 37.12 पे, और सेल ऑर्डर्स देखें तो आपके 500 है 37.50 और 100 है 37.62 उसकी प्राइस है, ठीक है। ये एक था लिमिट ऑर्डर बुक, मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसमें क्या था बेसिकली कि इसमें सिंस देयर इज नो सेल ऑर्डर फॉर दिस अमाउंट द ऑर्डर इज एडेड टू द बुक व्हिच लुक्स एज, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो था हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक्स का। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि इतना आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू में कुछ चीजें थी कम्प्लेक्स ऐसी टर्मिनोलॉजीज वगैरह थी, लेकिन आपने ये चीज फील आउट की होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे, क्योंकि अब हमारा क्योंकि बहुत कम लेक्चर्स रह गए हैं, हमारा कोर्स बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो आपने ये चीज की होगी, क्योंकि एक तो आपको वैसे ही वो टर्म्स वगैरह इतनी ज्यादा सुन सुन के आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो गया, और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं थी जो आपको ना समझ आई हो। आई होप आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या हैं, किस तरह रोल प्ले करते हैं। इन ऑर्डर टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी में एक दफा रिव्यू कर देती हूँ। आज हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में हमने 3 कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स एंड वेंचर कैपिटल, लेकिन मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स को आज डिस्कस करेंगे और वेंचर कैपिटल को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ सबसे पहले ये शेयर किया कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं कि ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, कॉर्पोरेशंस को इन इशूइंग द स्टॉक एंड इन्वेस्टर्स को इन बाइंग द स्टॉक। इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको जिनको जरूरत होती है अपने फंड रेजिंग की, वो इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद से अपने वो शेयर्स इशू करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक उनको फर्दर इन्वेस्टर्स को सेल आउट करता है। हमने देखा कि इन सम केसेस इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो जब उनको इन्वेस्टर्स के बजाय वो खुद परचेज कर लेते हैं, इसको अंडरराइटिंग प्रोसेस कहा था, विद हेल्प ऑफ देन फर्दर वो अंडरराइटिंग सिंडिकेट के थ्रू अपना रिस्क जो है वो रिड्यूस करते हैं एंड देन फर्दर वो सिक्योरिटी ब्रोकर्स वगैरह को देते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं उसमें फी चार्ज की जाती है, जैसे सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स जो हैं वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो 2 तरह से प्राइमरी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें आईपीओस वगैरह, और सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स जो हैं सेकेंडरी मार्केट में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो किस तरह उनका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। उनका कंसेप्ट तब स्टार्ट हुआ जो एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था 1930 से 1933 में, जहां पे आपके बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए थे, जहां पे आपने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई, लेटर ऑन देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स आए। और सबसे बड़ी बात थी कि 1933-1939 में जो ग्लास स्टीगल एक्ट से मैरिल लिंच एक्ट था, उसमें क्या था कि ग्लास स्टीगल एक्ट में कमर्शियल बैंक्स को अंडरराइटिंग से मना किया गया था। देन जो है उन्होंने एक क्लियर सेपरेशन क्रिएट की थी कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में इन्वॉल्व थे।
तो देन फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं इनको इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट बैंक्स देखे, मॉर्गन बैंक, क्रेडिट सुसाइस बैंक, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कॉर्पोरेशंस को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और इनका सबसे जो बेसिक काम है, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं कि दे आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। फिर हमने अंडरराइटिंग शेयर्स और ब्रोकर्स की बात की। हमने देखा कि अंडरराइटिंग शेयर्स जो हैं वो किस तरह से शेयर अंडरराइटिंग परचेज करते हैं। उसमें डिफरेंट है कि वो सबसे पहले जो है जो फर्म जो है जब इशू करना चाहती है शेयर, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उनको रिव्यू करता है, उसका लीगैलिटी को चेक करने के बाद वो एक प्रोस्पेक्टस बनाता है। उस प्रोस्पेक्टस को हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में भेजाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में और अंडरराइटिंग में आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। इधर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है और जो सिक्योरिटी ब्रोकर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में है। तो जब आपकी सिक्योरिटीज की बात होती है तो उसको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उसमें ये कि फिर वो किस तरह ब्रोकर्स तक जाती हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं और सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स दे प्ले अ मेजर क्रूशियल रोल। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स और सिक्योरिटी ब्रोकर्स एंड डीलर्स को भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि इनका जो बेसिक पर्पस है वो यही है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल, हेल्पिंग द कॉर्पोरेशंस इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल। उसके बाद उसके बाद हमने देखा कि एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं ये प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मिडल मैन वाइल फर्म्स आर गोइंग टू मर्ज और व्हेन वन फर्म इज गोइंग टू एक्वायर अनदर फर्म। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं मर्जर एक्विजिशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, मैंने आपको एक गूगल का एग्जांपल दिया कि किस तरह वो शेयर, उसमें टॉम स्टोन्स की एडवर्टाइजमेंट किस तरह बनती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वेंचर कैपिटल पढ़ेंगे। वेंचर कैपिटल आप देखें, जब हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट आती है आपकी, जब सिक्योरिटी ब्रोकर्स की बात आती है तो सेकेंडरी मार्केट आती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, सॉरी वेंचर कैपिटल्स जो हैं ये इसमें प्री मार्केट आती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे वेंचर कैपिटल्स क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मर्जर और एक्विजिशंस को आपको बहुत ज्यादा थोड़ा रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि आज टाइम की वजह से मैं चाह रही थी कि मैं फोकस्ड रहूं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ, क्योंकि मर्जर एंड एक्विजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको नेक्स्ट में देखेंगे उसमें क्या होता है। उसके अलावा जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन कंपनीज आर डिसाइडेड टू गो फॉर द आईपीओ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछना चाहते हैं, आप आज के लेक्चर के बारे में पूछना चाहते हैं या प्रीवियस कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो आई होप कि इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं था आज का लेक्चर, बहुत इजी, और मैंने बहुत ज्यादा आपको सिंप्लीफाइड करके बताया, ताकि मेरा जो बेसिक पर्पस ये था कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स और अंडरराइटर ब्रोकर्स का पता चल जाए। कोई बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं था, 2-3 चीजें ही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उनका अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स वगैरह कैसे बनता है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक्स का कंसेप्ट कैसे आया, ठीक है। इन द एंड में इस अपने लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स की आपके साथ एक दफा फिर दोबारा से बता देती हूँ कि सम रिसर्चर्स जो हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स को कंसीडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे असिस्ट इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स इन रेजिंग कैपिटल और बाय अंडरराइटिंग और एक्टिंग एज अ क्लाइंट्स एजेंट इन द इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।